नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, मैं जीव विज्ञान कक्षा 12 का अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूं, जिसमें मैंने स्टूडेंट सेट नंबर 1 में मैंने क्वेश्चन आपको यहां से करा दिया था। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 7 का हमारा क्वेश्चन करा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 7वां का अथवा क्वेश्चन। ठीक है, कि हमारा 7वें का अथवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यह स्टूडेंट हमारा पार्ट नंबर चौथा है। ठीक है, हम पार्ट नंबर 3 तक मैंने करा दिया था फाइनल। आज हम चलेंगे 7 का अथवा की तरफ। तो चलते हैं बिना देरी किए। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 7वां का अथवा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन। तो हम इस उत्तर डालेंगे स्टूडेंट। उत्तर डाल करके सबसे पहले हेडिंग हमारी पड़ जाएगी लघु बीजाणु जनन। सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ जाएगी? लघु बीजाणु जनन। इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि इस क्रिया के अंतर्गत, किस क्रिया के अंतर्गत? लघु बीजाणु जनन। इस क्रिया के अंतर्गत पराग कोष, जिसे हम एंथर कहते हैं, पराग कोष तथा पराग कणों का क्या होता है? परिवर्धन होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे एक तरुण पराग कोष की अनुप्रस्थ काट देखने पर पता चलता है कि वह विभाज्योतिकीय कोशिकाओं का एक क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, विभाज्योतिकी का मतलब है स्टूडेंट, जो हमारे पास कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होने वाली कोशिकाएं। विभाज्योतिकी कोशिकाओं का एक क्या होता है? समूह होता है, यानी वो विभाजित होने वाली कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है। यही उसका मतलब है स्टूडेंट। ठीक है, जो बाह्य त्वचा द्वारा घिरा होता है। जो किसके द्वारा घिरा होता है? बाह्य त्वचा द्वारा घिरा होता है। जो ये विभाज्योतिकी कोशिकाओं का जो समूह होता है वो किसके द्वारा घिरा होता है? बाह्य त्वचा द्वारा घिरा होता है। ठीक है स्टूडेंट, बाह्य त्वचा के नीचे की अधोस्तरी कोशिकाओं, यहाँ पर आप कोशिकाएं भी कर सकते हैं। ठीक है, बाह्य त्वचा के नीचे की अधोस्तरी कोशिकाएं अपने दीर्घाकार स्पष्ट केंद्रक व गाढ़े जीव द्रव्य की उपस्थिति के कारण अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है। इन्हें प्रपुषु कोशिकाएं कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? जो भिन्न हो जाती हैं, तथा इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रपुषु कोशिकाएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है कि प्रपुषु कोशिकाएं किसे कहते हैं। तो आपको यहीं से लिखना है कि बाह्य त्वचा के नीचे की अधोस्तरी कोशिकाएं अपने अपने दीर्घाकार स्पष्ट केंद्रक व गाढ़े जीव द्रव्य की उपस्थिति के कारण अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्रपुषु कोशिकाएं कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट। ठीक है, देखिए प्रिय स्टूडेंट, प्रत्येक प्रपुषु कोशिका परिणत विभाजन की सहायता से, जो प्रत्येक प्रपुषु कोशिका होती है वो विभाजन की सहायता से क्या होकर? विभाजित होकर, ठीक है, विभाजित होकर बाहर की ओर एक प्राथमिक भित्ति कोशिका जब विभाजित होगी तो सबसे पहले क्या होगा? एक बाहर की ओर एक प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा भीतर की ओर एक प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिकाओं, यहाँ पर आप कोशिकाओं कर सकते हैं, कोशिकाएं का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? जो प्रपुषु कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होती हैं, और बाहर की तरफ प्राथमिक भित्ति कोशिका और अंदर की तरफ प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। ओके, इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, विभाजन के फलस्वरूप, जब विभाजन होता है इन कोशिकाओं का, विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं 3 से 5 भित्ति स्तर बनाती हैं। जो हमारी प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजित होकर क्या बनाती हैं? 3 से 5 भित्ति स्तर बनाती हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है इनमें बाह्य स्तर के नीचे वाली परत की कोशिका भित्ति प्रायः कैसी होती है? मोटी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जिसे अंतः स्तर कहते हैं। एक आपकी परिभाषा ये मिल गई, जिसे क्या कहते हैं? अंतः स्तर कहते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अंतः स्तर के बारे में। ओके, इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट,
पराग कोश में जिन स्थानों से स्फुटन होता है, स्फुटन होता है, क्योंकि जब पराग कोश में क्या होता है, पराग कोश में जिन स्थानों से स्फुटन होता है वहाँ की भित्ति पतली रह जाती है। ठीक है, क्या रह जाती है, वहाँ की जो भित्ति होती है बिल्कुल की तरह से क्या होती है, पतली हो जाती है, पतली रह जाती है। वह स्थान क्या कहलाता है, रंध्रक कहलाता है। वह स्थान क्या कहलाता है, रंध्रक कहलाता है। एक आपको यह भी मिल गया कि रंध्रक क्या है, तो आप बता सकते हैं कि रंध्रक किसे कहते हैं। ओके, इसके बाद देखना है कि अंतः स्तर के नीचे वाली जो अंतः स्तर होती है, जो अंतः स्तर हमने यहाँ पर बताया, तो अंतः स्तर के जो नीचे वाली 1 से 5 भित्ति जो कोशिकाएं होती हैं, मध्य स्तर तथा सबसे नीचे वाली क्या होती है, टेपिटम बनाती है। हम जानेंगे टेपिटम का भी कार्य, क्या बनाती है, टेपिटम बनाती है। ठीक है, टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी लंबी व अंतः समसूत्री विभाजन द्वारा बहुगुणित क्या होती है, बहुगुणित हो जाती है तथा बाद में नष्ट होकर लघु बीजाणुओं को क्या करती है, पोषण प्रदान यानी पोषण देने का कार्य करती है। आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट कि लघु बीजाणुओं को पोषण देने का कार्य कौन करता है, तो आप बताएंगे टेपिटम करती है। क्या करती है, जो टेपिटम होती है वो बीजाणु जो हमारे पास लघु बीजाणु होते हैं उनको पोषण देने का काम कौन करती है, टेपिटम। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है कि लघु बीजाणुओं को पोषण देने का कार्य करती है कौन, टेपिटम। ओके, इसके बाद देखना है स्टूडेंट, यही आपके लिए पॉइंट ही अच्छा है टेपिटम का, ये आपको अच्छी तरह से एक बार देखना है और आपको क्या करना है, जो भी इसमें आपको पॉइंट अच्छे लगे आप वही अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा ही बड़ा नहीं क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको डर लग रहा होगा। इसके बाद देखना है टेपिटम कोशिकाएं, जो हमारे टेपिटम होते हैं जो लघु बीजाणु को जो पोषण प्रदान करती हैं, तो टेपिटम कोशिकाएं जो कोशिका भित्ति तथा कोशिका कला के मध्य पहुंचकर स्पोरोपोलेनिन द्वारा क्या होती है, घिर जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो किसके द्वारा घिर जाती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन द्वारा घिर जाती हैं। ठीक है, यह यूबिस काय कहलाती है, यह क्या कहलाती है, यूबिस काय कहलाती है। ठीक है, यह यूबिस्काय पराग कण की बाह्य भित्ति के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है स्टूडेंट, यही आपका आंसर है। इसका हम देखते हैं चित्र, क्योंकि सचित्र वर्णन करना था तो इसके हमें चित्र भी देखना पड़ेगा। तो चलते हैं चित्र की तरफ, तो देखते हैं प्रिय स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये विभाज्य ज्योतिकी कोशिकाएं हैं। हमने वहां पर लिखा है ना जो विभाज्य ज्योतिकी कोशिकाएं होती हैं, और हमें ये क्या दिख रहा है, इसकी बाह्य त्वचा दिख रही है। क्या है स्टूडेंट, ये इसकी विभाज्य ज्योतिकी जो कोशिकाएं होती हैं इसकी क्या है, बाह्य त्वचा है, ये विभाज्य ज्योतिकी कोशिकाएं हैं। ओके, इसके बाद हमें और देखना था कि जो प्रपुष्प कोशिकाएं होती है वो कहाँ होती हैं, जो हमारे पास विभाज्य ज्योतिकी कोशिकाओं के बीच में देख सकते हैं आप, जो बिंदु जैसे दिखाया गया है खाली, ये क्या है, हमारे प्रपुष्प कोशिकाएं हैं। क्या स्टूडेंट, प्रपुष्प कोशिकाएं हैं। और हमें इसके बाद देखना है जो हमारे पास जो बाह्य त्वचा होती है, ये क्या है, बाह्य त्वचा है स्टूडेंट, ये हमारे प्रपुष्प कोशिकाएं हैं। तो आप देख सकते भित्ति कोशिकाएं भी हैं यहाँ पर प्रपुष्प कोशिका नहीं है, ये भित्ति कोशिकाएं हैं जो बिंदु जैसे दिखाया गए हैं, ये काले काले। ठीक है, ये कौन सी भित्ति कोशिकाएं हैं। इसके बाद हमें देखना है कि जो संवहन ऊतक है उसको छोड़ो, अभी देख सकते हैं यहाँ संवहन ऊतक भी हमारे यहाँ पर है, ये भी आप देख सकते हैं, क्या ये संवहन ऊतक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे क्या रंध्रक हैं, तो यहाँ रंध्रक को भी दिखाया गया है, उसमें चर्चा भी हुई है जब मैंने आपको अभी लिखाया है, आपको दिखाया है, समझाया है लघु बीजाणु जनन के बारे में, तो मैंने रंध्रक को भी बताया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाह्य त्वचा होती है उसके अंतः स्तर भी है और मध्य स्तर भी है, मध्य बीच वाला
और जो हमारे यहाँ देख सकते हैं आप टेपिटम जो हमारे पास है, ये क्या है, टेपिटम है। ये क्या करती है, लघु बीजाणुधानियों को पोषण देने का काम करती है टेपिटम। यहाँ पर हमारे क्या है, लघु बीजाणु है, ये हमारे पास भरे हुए हैं, जो ठसाठस भरे हैं, ये क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। ठीक है स्टूडेंट, ये रंध्रक वही दिखाया गया है और यहाँ पर भी रंध्रक दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारी स्फुटन हो गया है, स्फुटन हो गया है। स्फुटन जब इसका होता है तो हमें क्या मिलते हैं, पराग कण मिलते हैं। देख सकते हैं ये पराग कण है हमारे, ये क्या भरे हुए हैं, पराग कण है। ये पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कण, ये छोटे 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 छोटे, ये क्या है हमारे पराग कण है। पराग कण कहाँ भरे हैं, पराग कोश में भरे हुए हैं। आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसी का आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप बना सकते हैं चित्र। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हमें चलना है जैव विविधता के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो आपको उत्तर डाल करके सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है जैव विविधता। ये जैव विविधता क्या है हम समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है किसी भी पारिस्थितिकी, कोई भी पारिस्थितिकी है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र एवं वातावरण में पारस्परिक निर्भरता तथा अन्योन्य क्रियाएं करते हुए पादपों या जंतुओं या सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों, स्वभाव, संरचना, आकार एवं आकृति में क्या हो, भिन्न आकृति में भिन्न का पाया जाना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता। आप देख सकते हैं, जैसे मैं कह दूं हमारे पास क्या स्टूडेंट है, लिखा है पादप हो या जंतु हो या सूक्ष्म जीव के, अगर उनकी विभिन्न जातियां, क्योंकि अलग अलग जातियां भी तो होती हैं। जैसे जंतु, तो जंतु में देख सकते हैं मानव है, अनेक जानवर भी हैं। ठीक है, और सूक्ष्म जीव, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे छोटे। और पादप भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आम का हो गया, सेब का हो गया, पीपल का हो गया। तो इनमें क्या होता है, इनके स्वभाव, संरचना, आकार और आकृति में क्या बहुत ही हमें भिन्नता दिखाई देती है, और इसी भिन्नता को हम कह देते हैं जैव विविधता। यानी कि मतलब है कोई भी दो जीव हों, अगर उनमें जो भी विभिन्नता दिखाई दे रही है उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमें जानना है एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक माना जाता है। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है, एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं संरक्षण की विधियां। तो हम संरक्षण की विधियों के बारे में देखते हैं, हम जान लेते हैं कि क्या है इनकी संरक्षण की विधियां। तो नंबर 1 हमारे पास है संरक्षण की विधियों में स्वस्थानीय संरक्षण। क्या है पहली हेडिंग, स्वस्थानीय संरक्षण, हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, ऐसा संरक्षण जिसमें जैव विविधता का प्राकृतिक आवास, जैसे जो जैव विविधता है उसका प्राकृतिक आवासों जैसे वनों, चारागाहों तथा मैदानों में ही संरक्षण किया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। यहाँ तक आपकी क्या बनेगी, परिभाषा बनेगी। इसके बाद हम और आगे डिटेल से भी जानेंगे। ठीक है, क्या है, ऐसा संरक्षण जिसमें जैव विविधता का प्राकृतिक आवासों, प्राकृतिक आवास कौन होते हैं, जैसे वन, चारागाहों और मैदानों में ही क्या हो, संरक्षण किया जाता है, और इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, हम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखना है इस संरक्षण में इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं कि जीवों को वे सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं।
ये जो हमारे पास संरक्षण है इसमें ऐसे ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे क्या होता है स्टूडेंट, जो जीव होते हैं उनको सभी सुविधाएं प्रदान हो, सभी सुविधाएं दी जाएं, जिससे वे बिना संघर्ष किए अपनी संख्या को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। इस जो स्वस्थानीय संरक्षण में है, जो जीव होते हैं उनको ऐसी ऐसी सुविधाएं दिया जाता है जिससे वो अपने जीवन को भी क्या कर सके, बढ़ा सकें, अपना जीवन अच्छी तरह से जी सके और अपने संख्या को भी क्या कर सकें, वो बढ़ा सकें। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण जैव विविधता को बचाए रखने का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारे स्वस्थानीय संरक्षण है इसे सबसे अच्छा तरीका माना गया है संरक्षण का। ठीक है, संरक्षण जैव विविधता का, क्योंकि इससे क्या है स्टूडेंट, बहुत सारे जीव अपनी उन्नति कर पाते हैं और क्या होता है स्टूडेंट, अपनी संख्या को भी बढ़ा लेते हैं और पूरी की पूरी उन्हें सुविधाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। और इससे ही हम क्या जान सकते हैं, यही हमारी क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण की विधि है। और दूसरी हम देखते हैं स्टूडेंट, दूसरी भी हमारी इम्पोर्टेंट है। दूसरी क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण। दूसरी क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसमें हम देखते हैं इस संरक्षण में संकटोपन्न जीवों तथा पादपों की उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर अच्छी देखभाल की जाती है। यानी कि मतलब है, जो इस संरक्षण है ना, इस संरक्षण में क्या होता है, संकटोपन्न जीवों जो होते हैं, जीवों तथा पादपों की, चाहे वो जीव हो या पादप हो, प्लांट, ठीक है, कि उनके प्राकृतिक जो आवास हैं, प्राकृतिक आवास से क्या होता है, अलग, प्राकृतिक आवास से उन्हें अलग कर लिया जाता है, अलग एक विशेष स्थान पर। यानी कि मतलब है, जो हमारे जीव होते हैं अगर उन्हें एक अच्छा प्राकृतिक स्थान दिया जाता है, आवास दिया जाता है रहने के लिए, तो वो होता है हमारा स्वस्थानीय संरक्षण। अगर उन्हें उनके प्राकृतिक स्थान से अलग कर लिया जाता है और अलग करके एक उन्हें विशेष स्थान पर अच्छी देखभाल की जाती है, उनको एक विशेष स्थान दे करके अगर उनकी अच्छी एक देखभाल की जाती है तथा सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है, तो इस संरक्षण के अनेक तरीके भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से यह भी कर सकते हैं कि इस संरक्षण में संकटोपन्न जीवों तथा पादपों की उनके प्राकृतिक आवास से क्या कर लिया जाता है, जो भी संकटोत्पन्न जो जीव होते हैं, जिनको संकट होता है, ठीक है ना, संकटोपन्न जीव का मतलब जो जिन जीवों को बहुत ही संकट होता है, उनके प्राकृतिक आवास में रहने के लिए, यानी कि मतलब शायद उन्हें कोई व्यक्ति मार भी सकता है या उन्हें कोई जानवर मार सकता है, तो उन्हें संकट आ जाता है ना, तो उस संकट से उन्हें बचाने के लिए क्या किया जाता है, जो उनका प्राकृतिक आवास होता है ना, जो जीव होते हैं उनको उस प्राकृतिक आवास से क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। और जब उन्हें अलग कर लिया जाता है तो उन्हें एक विशेष स्थान भी दिया जाता है और उसी विशेष स्थान में क्या होता है, उनकी अच्छी देखभाल भी की जाती है। ऐसा नहीं कि उनका प्राकृतिक आवास से उन्हें अलग कर लें और उन्हें क्या हो, अच्छा आवास ना मिल पाए, रहने का घर ना मिल पाए और उन्हें अच्छी देखभाल ना कर की जाए, तो क्या होगा, वो अपने जीवन में अपने उन्नति कर पाएंगे, यानी अपनी संख्या बढ़ा पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं बढ़ा पाएंगे। तो उन्हें अच्छी देखभाल भी की जाती है उनकी, और उनकी सावधानी पूर्वक उन्हें संरक्षित भी किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, उन्हें संरक्षित भी किया जाता है, और यही हमारी क्या बाह्य स्थानीय संरक्षण है। और इस संरक्षण के अनेक तरीके भी हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, मगर हमें परीक्षा की दृष्टि से हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था, इतना ही बहुत आपको लिखना है, यही आपका राइट आंसर भी है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं प्रिय स्टूडेंट, 8वें का हमारा अथवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, यही कह रहा है ना। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तर डाल करके शुक्राणु की संरचना, इसके बारे में हम जानेंगे यह होता क्या है, शुक्राणु की संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले इसके भाग के बारे में जान लेते हैं कि इसके भाग कितने हैं। ठीक है, ये होता कैसा है, इसके पतला होता है या लंबा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे शुक्राणु के बारे में। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रत्येक शुक्राणु, हर एक जो शुक्राणु होता है, जो प्रत्येक शुक्राणु सूक्ष्मदर्शी
पतला एवं लंबा होता है। ठीक है, कैसा होता है? पतला भी होता है और लंबा भी होता है। कौन? शुक्राणु। हर एक शुक्राणु, यानी प्रत्येक का मतलब हर एक शुक्राणु। इसके कितने भाग होते हैं? इसके 4 भाग होते हैं। भाग नंबर 1 हमारे पास है शीर्ष। क्या? हेड। शीर्ष के बारे में हम जानेंगे कि यह शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है और सबसे पहला भाग भी आप लिख सकते हैं कि यह शुक्राणु का सबसे पहला भाग है, सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, तो यह शुक्राणु का शीर्ष भाग होते हैं या होता है, जिसमें एक बड़ा व अगुणित, अगुणित की जगह आप एन लिख सकते हैं, अगुणित केंद्रक होता है। ठीक है, इसके अग्रभाग पर एक टोपी नुमा संरचना होती है। यही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे पास शुक्राणु होता है, शुक्राणु के अग्रभाग में यानी आगे वाले भाग में जो टोपी नुमा जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अग्रपिंडक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अग्रपिंडक कहते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है कि अग्रपिंडक क्या है, तो आप यही बताएंगे शुक्राणु के अग्रभाग पर एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसे अग्रपिंडक कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा हमारे पास है ग्रीवा। ग्रीवा में आपको क्या करना है? यह भाग थोड़ा छोटा होता है, यानी वह इससे जो होता है शीर्ष से हल्का नीचे ही होता है और वो छोटा भी होता है। कौन? ग्रीवा। यह भाग थोड़ा छोटा होता है जिसमें 2 तारक केंद्र होते हैं। क्या होते हैं इसमें? जो 2 तारक केंद्र होते हैं, हम चित्र में देखेंगे कि जो 2 तारक केंद्र कहाँ है। आपको अभी कम समझ में आएगा ग्रीवा के बारे में, तो बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि भाग जो होता है छोटा होता है, जिसमें कितने तारक केंद्र होते हैं? 2 तारक केंद्र होते हैं। अग्रस्त तारक केंद्र प्रायः ग्रीवा में होता है। जो अग्रस्त तारक केंद्र होता है वो कहाँ होता है? ग्रीवा में होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा भाग के बारे में हम जानेंगे स्टूडेंट कि हमारा तीसरा भाग क्या है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा हमारे पास है मध्य भाग, यानी बीच का भाग, जो मध्य भाग होता है। इसमें आपको क्या लिखना है? शुक्राणु का मध्य भाग इसका शक्ति ग्रह कहलाता है। जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है वह क्या कहलाता है? शक्ति ग्रह कहलाता है। ठीक है, यानी कि मतलब ग्रह माने घर, शक्ति का पावर, पावर का ये घर है। ठीक है, कौन? मध्य भाग। इस भाग में क्या होते हैं? माइटोकांड्रिया होता है। इस भाग में क्या होता है? बीच वाले माइटोकांड्रिया होता है। बहुत सारे माइटोकांड्रिया लिपटे होते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना, तो क्या होता है? माइटोकांड्रिया होता है जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा किस रूप में? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में किया करते हैं। मगर आप एटीपी ना भी लिखें तो कोई जरूरी भी नहीं है, आप इतना लिख दीजिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। किसके लिए? गति के लिए शुक्राणु के। ठीक है, किस रूप में? एटीपी के रूप में। इसके बाद हम देखते हैं पुच्छ भाग की। हमारा पुच्छ भाग क्या है? चौथा है हमारा पूंछ। ठीक है, पूंछ में आपको क्या लिखना है? यह शुक्राणु का अंतिम लंबा भाग होता है। आप यह भी लिख सकते हैं यह शुक्राणु का अंतिम लंबा भाग होता है। और कैसा होता है? धागे नुमा संरचना भी होती है। आप ये भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि आंसर की तरीके से ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यह शुक्राणु का अंतिम लंबा भाग होता है। यह शुक्राणुओं को गति करने के लिए क्या होती है? सहायक होती है। अगर शुक्राणु को की पूंछ काट दी जाए तो शुक्राणु गति नहीं कर पाएगा। तो पूंछ का आपसे काम पूछा जा सकता है कि शुक्राणु की पूंछ का काम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? शुक्राणुओं को गति करने के लिए सहायक होती है कौन? पूंछ। आपसे काम ही पूछा जा सकता है अगर 1 नंबर में पूछेगा तो। ठीक है, हम देखते हैं स्टूडेंट इसकी शुक्राणु की संरचना क्या है। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रिय स्टूडेंट, ये हमारे पास शुक्राणु की पूरी संरचना है। आप बना लीजिए क्योंकि सचित्र वर्णन कह रहा था, तो आप अच्छी तरह से इसे बनाइएगा। ये हमारे पास क्या स्टूडेंट? अग्रपिंडक है। मैंने आपको बताया था ना, जो टोपी नुमा संरचना होती है शुक्राणु की, जिसे हम क्या कहते हैं? अग्रपिंडक कहते हैं। ये हमारे पास केंद्रक भी होते हैं। यहाँ पर क्या है? केंद्रक। ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपको, ये पूरा पूरा ये हमारा क्या है? शीर्ष है। और ये जो भाग दिख रहा हुआ जो छोटा सा पतला पतला, ये हमारा क्या है? ग्रीवा है स्टूडेंट। ये क्या है? ग्रीवा।
ये अग्रस्त तारक केंद्र है। यहाँ पर ये कैसा है, अग्रस्त तारक केंद्र है। ये हमारे पास जो दिख रहा है ये दूरस्थ तारक केंद्र है। आपको ये पूरा का पूरा चित्र में नहीं लिखना है, क्योंकि पूरा का पूरा आप लिख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको दिक्कत भी पड़ेगी याद करने में। तो आप मेन मेन पार्ट इसके लिख दीजिएगा। जैसे ये हमारे पास क्या है, ये पूंछ है स्टूडेंट, ये आपको नहीं लिखना है तंतुमय आवरण, ठीक है। ये सिर्फ आपको ये पूंछ के बारे में आपको लिख देना है कि ये हमारी क्या है, पूंछ है। और ये जो आपको भाग दिख रहा है ये यहाँ से लगाकर यहाँ का भाग है, जो मध्य भाग है, जहाँ पर क्या होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो लिपटे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लिख देना ये हमारे पास क्या है, मध्य भाग। ये आप ऐसे करके चित्र बना देना, आप लिख देना ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा मत लिखना कि माइटोकॉन्ड्रिया तैरने के लिए ऊर्जा स्रोत है, ऐसा आप नहीं लिखना, आपको सीधा लिख देना है मध्य भाग। और ये क्या है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। इसके बाद आपको ये लिख देना है हमारे पास क्या है, अग्रपिंडक है, ये आपको लिख देना है। ये क्या है, हमारी ग्रीवा। बस आपको इतना ही चित्र में लिखना है और इतने में ही आपको अच्छी तरह से नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम अंडाणु की संरचना के बारे में। तो देखते हैं प्रिय स्टूडेंट, अंडाणु की संरचना। हमारी अंडाणु की संरचना क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद हमें देखेंगे इसकी संरचना के बारे में। तो मादा का अंडाणु 0.1 मिमी यानी व्यास का होता है, ठीक है। क्या होता है, मादा का अंडाणु 0.1 मिमी व्यास का होता है। चाहे मिमी की जगह आप लिख सकते हैं व्यास, या मिमी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। व्यास का होता है। अंडाणु के बड़े भाग में पीला पीतक होता है, पीला पीतक, पीतक को अंग्रेजी में कहते हैं योल्क, पीला पीतक होता है, जिसमें पोषक पदार्थ संचित रहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो अंडाणु का जो बड़ा भाग होता है, जो पीतक होता है, उसमें क्या संचित रहते हैं, तो भोज्य पदार्थ यानी पोषक पदार्थ संचित रहते हैं। इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है, किसमें, इसी में एक बड़ा केंद्रक होता है, जिसे जननिक आशय कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जननिक आशय कहते हैं, ठीक है। केंद्रक के बाहर तथा जोना रेडिएटा पीतक की बाहरी परत के अंदर अनेक कोशिकांग जैसे हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, कामा हमारे पास है गाल्जी काय, कामा प्राथमिक अंड कोशिका पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, पाए जाते हैं। इसके बाहर अनेक डेस्मोसोम सूक्ष्मांकुर तथा पुटिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसी में पाई जाती हैं, ठीक है। अंडाणु के बारे में ही हम पूरी की पूरी जान रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है, तो आपको ध्यान से रखना है। आप अगर भूल भी जाएं तो कुछ बारे जरूर ही लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा ना याद हो पाए शायद, ठीक है। मगर मुझे जो है डिटेल से ही बताना पड़ेगा। क्या, इसके बाहर अनेक डेस्मोसोम सूक्ष्मांकुर तथा पुटिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। बाह्य पुटक कोशिकाओं में भी गाल्जिकाय, अंतःप्रद्रवी जालिका आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। इन बाह्य पुटक कोशिकाओं को ध्रुवी कोशिका कहते हैं। इन्हीं बाह्य पुटक कोशिकाओं क्या कहते हैं, ध्रुवी कोशिका कहते हैं, जो अंड कोशिका के परिपक्व होने पर क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। यही अंडाणु की संरचना के बारे में पूरा का पूरा लिखा है, यही पूरी की पूरी जानकारी है अंडाणु की संरचना के बारे में। हम अगर आपको यह अच्छा कम लगा हो तो हम देखते हैं चित्र के माध्यम से समझते हैं कि होता क्या है अंडाणु की संरचना। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मैं चित्र में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए प्रिय स्टूडेंट, ये हमारे पास है अंडाणु की संरचना। कैसी है अंडाणु की संरचना, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो बना हुआ जो चित्र है, यहाँ पर ये क्या है, प्राथमिक अंड कोशिका। ये क्या है स्टूडेंट, प्राथमिक अंड कोशिका है। और ये हमारे पास है सूक्ष्मांकुर केंद्रक। ये हमारे पास जो यहाँ पर आपको संरचना ऐसी दिख रही है, जो ऐसे धागे जैसी, ये क्या है, सूक्ष्मांकुर है। ये क्या है, सूक्ष्मांकुर। ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है केंद्रक, ये क्या है, ये केंद्रक है स्टूडेंट, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास केंद्रक है, ये भी केंद्रक है। और यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे, ये कौन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये हमें देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और जोना रेडिएटा, उसमें नाम लिखा था ना,
जोना रेडिएटा, ये हमारे पास है जोना रेडिएटा पूरा, ठीक है, जोना रेडिएटा है। और हमारे पास गाल्जी का है, ये आपको चित्र में दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये गाल्जी का है स्टूडेंट, ये क्या है, गाल्जी का है, ठीक है। ये पुटक कोशिका, ये हमारे पास जो दिख रही हैं, जो संरचना आपको दिख रही है, ये जो संरचना, ये क्या है, पुटक कोशिकाएं हैं, ठीक है। और यही पूरी की पूरी अंडाणु की संरचना है। और इसी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़िया अच्छी तरह से चित्र ही इसका बनाइएगा, क्योंकि चित्र की सहायता से ही आता है करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द्विसंकर क्रॉस, या यहाँ पर क्रॉस की जगह लिख सकता है, क्योंकि क्रॉस अंग्रेजी वर्ड है, यहाँ पर संकरण लिखकर भेज सकता है। द्विसंकर क्रॉस का केवल, यानी कि मतलब द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए, ठीक है। हमें किसकी सहायता से, चेकर बोर्ड की सहायता से समझना है और इसका वर्णन करना है हमें। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि द्विसंकर क्रॉस क्या है, जिसे हम द्विसंकर संकरण भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो आपको उत्तर में लिखना है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे क्या है, फिर इसके बाद चेकर बोर्ड के बारे में जानेंगे। तो ऐसे संकरण को जिसमें जीवों के दो युग्म विकल्पी, या स्टूडेंट लिख सकते हैं, ये ना आप लिख कर सकते, आप लिख सकते हैं दो जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्या लिखना है, ऐसे संकरण को जिसमें जीवों के दो जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। या लिख सकते हैं ऐसे संकरण को जिसमें जीवों के दो युग्म विकल्पी, अब युग्म विकल्पी या दो जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसके बारे में हमें जानने से पहले, चेकर बोर्ड के बारे में हम जानने से पहले, उसका वर्णन करने से पहले हम इनके बारे में, ये 2 पॉइंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमारे क्या हैं, हम सबसे पहले बीज का आकार के बारे में जानेंगे। तो बीज का आकार अगर कैसा गोल हो तो उसे प्रभावी एलील कहेंगे, अगर झुर्रीदार हो तो उसे अप्रभावी एलील कहेंगे। गोल बीज के लिए हम स्मॉल यानी कैपिटल आर और कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। हम यहाँ पर झुर्रीदार के लिए क्या है, झुर्रीदार के लिए हम मान लेते हैं स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है। अब हम इसके बाद दूसरे पॉइंट में जानेंगे बीज का रंग के बारे में। तो बीज का रंग अगर पीला है तो प्रभावी एलील होगा, और हरा है तो अप्रभावी एलील, ठीक है स्टूडेंट। इसके लिए हम पीला के लिए प्रभावी और हरा के लिए अप्रभावी। पीला के लिए हम स्टूडेंट माने हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या है, हमारे कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। और हरा के लिए, हरा बीज के लिए हम क्या मानेंगे, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ से हम अगर देखेंगे, यहाँ से अगर हम जानेंगे स्टूडेंट कि अगर प्रभावी एलील है, प्रभावी एलील, तो प्रभावी एलील में हमने क्या माना, गोल और पीला। प्रभावी एलील में हमने क्या माना, गोल और पीला। तो गोल और पीला, गोल के लिए हमने क्या माना स्टूडेंट, हमने यहाँ पर युग्मक माना है, क्या माना है यहाँ पर, कैपिटल आर। तो हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल आर। पीला के लिए हमने क्या माना है, स्मॉल कैपिटल वाई। और यहाँ पर हमने क्या माना, अप्रभावी एलील के लिए झुर्रीदार, और हमारे पास क्या हरा। झुर्रीदार के लिए हमने क्या माना है यहाँ पर युग्मक, स्मॉल आर और स्मॉल आर, और हरा के लिए स्मॉल वाई, ठीक है स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले, ये हमारे हैं क्या, ये हमारे स्टूडेंट जनक शुद्ध वंश क्रम, ये हमारे क्या है, ये जनक है स्टूडेंट, ये क्या है, जनक है। तो सबसे पहले हम युग्मक करेंगे, युग्मक ये जोड़े के रूप में। तो हमारे पास एक इससे ले लेते हैं और एक इससे, आर और वाई, एक यहाँ पर इसका ले लेते हैं और एक इसका ले लेते हैं। तो यानी कि मतलब आर और वाई यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है, युग्मक है, ये क्या है हमारे पास, युग्मक है। तो यहाँ पर हम संकरण कराएंगे स्टूडेंट, जब इन दोनों को हम संकरण कराएंगे तो हमें F1 पीढ़ी में क्या मिलेगा, ये स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिलेगी। ये हमारी क्या है, F1 पीढ़ी है स्टूडेंट, ये क्या है, F1 पीढ़ी। हम यहाँ से अगर कितने युग्मक बना सकते हैं, चेकर बोर्ड समझने से पहले हम यहाँ युग्मक कितने बना सकते हैं इससे। तो देखिए सबसे पहले आर का इस वाई के साथ लेंगे तो हमारे पास एक युग्मक ये तैयार हो जाएगा, और इस आर का इस वाई के साथ लेंगे तो हमारे पास एक युग्मक ये तैयार हो जाएगा। सबसे पहले इसका इसके साथ लेना है, फिर इसी का इसके साथ हमें लेना है, ठीक है। हमें युग्मक तैयार करना
करना है टोटल कितने युग्मक तैयार हो सकते हैं, ठीक है। और इस आर का इस वाई के साथ लेना है तो ये बनेगा युग्मक, और इस वाई का इस वाई के साथ लेना है तो हमारे पास युग्मक ऐसा बनेगा। टोटल हमें स्टूडेंट क्या है, 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हमें युग्मक प्राप्त हुए हैं, यानी वो टोटल 100% में 25-25% हमें प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर हम चेकर बोर्ड बनाएंगे और वहाँ से चेकर बोर्ड से भी हम समझेंगे, ठीक है। चलते हैं चेकर बोर्ड समझने की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमने अभी जाना है कि हमारे पास चेकर बोर्ड की सहायता समझना था, तो हमें 4 प्रकार के युग्मक हमने अभी निकाले हैं। आप देख भी सकते हैं कि 4 प्रकार के हमने क्या था, युग्मक निकाला था, और चारों प्रकार के युग्मक हमने दोनों तरफ रख दिए। एक तरफ हमने मादा का मान लिया है, मादा युग्मक के लिए, और एक तरफ नर युग्मक के लिए हमने मान लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, संकरण कराएंगे, ठीक है। हम यहाँ से क्या कराएंगे, अब संकरण कराएंगे नर युग्मक का मादा युग्मक से। तो ये हमारे पास क्या नर युग्मक के हैं और ये मादा युग्मक है। जब इन युग्मकों का इसके साथ हम संकरण कराएंगे इनके साथ, तो हमें क्या मिलेगा, यानी कैपिटल आर और कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब हम इसका इसके साथ संकरण कराएंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हमें मिलेगा, ठीक है। फिर इसका हम इसके साथ संकरण कराएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई ऐसा हमें मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद इसका इसके साथ संकरण कराएंगे तो हमें ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसका अब इसके साथ संकरण कराएंगे तो क्या है, हमारे कैपिटल वाई कैपिटल आर है और कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है और क्या है कैपिटल वाई। तो इस सबसे पहले ये हम लिखेंगे, फिर इसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें कैपिटल वाला ही लिखना है, ठीक है। फिर इसका इसके साथ संकरण कराएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ संकरण कराएंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार इसका भी संकरण इसके साथ कराएंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा, लक्षण प्राप्त हो रहे हैं ना हमें, ठीक है। फिर इसका हम इसके साथ संकरण कराएंगे तो क्या है, हमारे पास कैपिटल आर और हमारे पास स्मॉल आर है, देखिए। फिर क्या कैपिटल वाई है और कैपिटल वाई है, हमें ऐसा प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आपको इसका इसके साथ संकरण करा देना है, इसका इसके साथ संकरण करा के ये लक्षण मिलेंगे, इसका इसके साथ संकरण कराएंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार आपको क्या करना, इसका इसके साथ संकरण कराना तो हमें ऐसा मिलेगा, ठीक है। फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो हमें यह मिल जाएगा। फिर इसका इस कैपिटल या स्मॉल आर स्मॉल वाई का इसके साथ संकरण कराएंगे तो हमें यह मिलेगा, और इसका इसके साथ कराएंगे तो यह मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हमें इतने के टोटल अब देखेंगे हम लक्षण, तो हमें इतना तो प्राप्त हो गया है, चेकर बोर्ड हमारा बन चुका है। इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट फिनोटाइप का अनुपात, कि हमारे यहाँ पर गोल पीला कितने प्राप्त हुए हैं और हरा गोल हरा कितने हमें प्राप्त हुए हैं, झुर्रीदार पीला कितने हमें प्राप्त हुए हैं जो बीज हैं, ठीक है स्टूडेंट। और हमारे पास झुर्रीदार हरा कितने प्राप्त हुए हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जानेंगे स्टूडेंट कि हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास फिनोटाइप का जो अनुपात है 9:3:3:1 तो होता है, मगर हमारे पास 9 क्या है। तो आप सबसे पहले देखें गोल पीला कितने, गोल पीला 1 2 3 4 5 और 6 और क्या स्टूडेंट 7 8 और हमारे पास 9। तो ये हमारे पास किसका अनुपात है, गोल पीला का अनुपात है। और 3-3 के लिए चाहे पहले किसी को भी मान लो, जैसे हमारे पास है गोल हरा एक ये है, गोल हरा एक ये है हमारे पास, ठीक है। और गोल हरा ये है, तो कितने गोल हरा 3, तो इनका अनुपात कितना है 3। इसके बाद देखेंगे हम झुर्रीदार पीला झुर्रीदार पीला झुर्रीदार पीला, ये भी कितने 3, तो इनका भी अनुपात क्या है 3। और झुर्रीदार हरा ये सिर्फ एक ही है। तो अनुपात फिनोटाइप का अनुपात क्या आएगा, लक्षण अनुपात जिसे कहते हैं। तो क्या स्टूडेंट फिनोटाइप का अनुपात आएगा हमारा 9:3:3:1। इसी को आप स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में इसी को आप समझा सकते हैं। यही हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का भी उदाहरण है, चेकर बोर्ड की सहायता से आप इसे समझा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। हम इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, हम जब हल करेंगे। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, आज से ये हमारा सेट पूरा समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।